बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 जो कि स्टोइकियोमेट्रिक्स का जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसको आगे जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें न्यूमेरिकल सिंपल सा है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 14 ग्राम्स हैं और सल्फ्यूरिक एसिड की एक्सेस अमाउंट से रेड करते हैं तो पोटेशियम सल्फेट कितना प्रोड्यूस होगा और वाटर कितना प्रोड्यूस होगा ये हमने फाइंड करना है। ये इक्वेशन हमने खुद लिखनी है। तो इक्वेशन को हमने बैलेंस भी कर दिया है। 2 moles of KOH reacts with 1 mole of sulfuric acid to form 1 mole of sulfuric acid and 2 moles of water। बेटा अगर तो ये मोल मोल रिलेशनशिप होता तो हम आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते थे यूनिटी फार्मूले के तहत, जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में किया था कि 2 moles of KOH प्रोड्यूस 1 मोल। अगर इसके 4 मोल्स गिवन होते तो 4 इसके 2 मोल्स प्रोड्यूस करते। इसके 2 मोल्स वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? 2 मोल्स। अगर इसके 4 मोल्स गिवन होते तो वाटर भी 4 मोल्स आ जाता। तो ये कैलकुलेशन बहुत आसान थी, लेकिन उसने आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए उसने क्वेश्चन में जो है मैथ्स दिया हुआ है। गौर करें ज़रा, क्या दिया हुआ है? मैथ्स। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको न्यूमेरिकल करने की प्रैक्टिस पहले ही हुई है। तो कैसे हम जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे आपको याद होगा कि मैथ्स के, तो मैथ्स अगर क्वेश्चन में गिवन हो बेटा तो गिवन मैथ्स ओवर मोलर मैथ्स से हम करके तो उसको मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। आगे फिर हमारा फार्मूला वही बन जाएगा यूनिटी फार्मूले की तरह जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। तो देखिए मोल्स ऑफ KOH पहले फाइंड कर लिया हमने, गिवन मैथ्स ओवर मोलर मैस। 14 ग्राम गिवन मैस है, 56 ग्राम इसका मोलर मैस होता है, ये आपने याद करना है। तो 0.25 मोल्स आ गए हैं। अब हमारा काम आसान हो गया है। समझ ले 14 ग्राम को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, समझ ले कि ये क्वेश्चन गिवन है कि 0.25 मोल्स ऑफ KOH प्रोड्यूस हाउ मनी मोल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट। तो देखो ये उसी तरह हम यूज़ कर लेंगे कि KOH इधर आ गया, पोटेशियम सल्फेट इधर आ गया। 2 मोल्स ऑफ KOH प्रोड्यूस 1 मोल, ये हमने पहले भी मैंने बताया था, ये आसान तरीका है, ये यूनिटी फार्मूले की तरह ही है। इसको स्टेटमेंट में लिखने की बजाय हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे इसको अगर स्टेटमेंट में लिखे तो हम क्या लिखेंगे? 2 मोल्स ऑफ KOH प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ K2SO4 एंड 1 मोल प्रोड्यूस, ये 2 नीचे जाके बेटा क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास हैं कितने मोल्स? 0.25, तो ये 0.25 कितना प्रोड्यूस करेंगे? 1/2 इंटू 0.25, तो आंसर आ जाएगा 0.125 मोल्स ऑफ K2SO4 प्रोड्यूस। अब ये जो मोल्स आए हैं हमें बेटा उसने कहा है मैथ्स फाइंड करना है। तो जिस तरह हमने जो है वो गिवन मैथ्स को मोलर मैथ्स से डिवाइड किया था तो मोल्स आ गए थे, इसी तरह बेटा फार्मूला आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि मोल्स को जब मोलर मैथ्स से मल्टीप्लाई कर दें तो दोबारा जो मैथ्स है वो आ जाता है। तो मोल्स कितने आए थे? 0.125, तो मोलर मैथ्स जो है वो किसका है? 174। तो हमारे पास मैथ्स कितना आ गया? 21.75 ग्राम। ये जो है आपका मैथ्स आ गया पोटेशियम सल्फेट का, जो हमने बेटा फाइंड करना था। उसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन का ऐसा है कि इसी अमाउंट से बताओ कि वाटर कितना बनेगा। सेम वही बेटा फार्मूला, 2 मोल्स ऑफ KOH प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर, 1 मोल प्रोड्यूस 1 मोल, क्योंकि ये 2 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब 0.25 कितना करेगा? 0.25। बेटा ऐसा क्वेश्चन जिसमें सेम मोल्स रिएक्टेंट्स के सेम मोल प्रोडक्ट्स के प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस केस में आप ध्यान में रखें जितने मोल्स अननोन होंगे प्रोडक्ट के भी उतने ही मोल्स होंगे। जैसे ये 2 था, 2 प्रोड्यूस करता है, 1 करेगा, 0.25 करेगा। तो मैस ऑफ वाटर प्रोड्यूस हमने एक्चुअली फाइंड करना है। तो मोल्स आ गए हैं, तो मोल्स निकाल के हम उसको मोलर मैस से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो 0.25 इंटू 18, तो आंसर आ जाएगा 4.50 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। अब देखें कि ये फार्मूला जो मोल्स इंटू मोलर मैस है इसी फार्मूले से आया। देखो मोल्स, ये मोलर मैस से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैस अगर ये अननोन हो तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.50 ग्राम। क्वेश्चन का बेटा आखिरी हिस्सा ये है कि वाटर का मैस तो आपने मालूम कर लिया है, इसके मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट करें। तो बेटा मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है? मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो मोल्स बेटा कितने हैं? 4.5 जो हमारे पास आए थे 0.25 वाटर के मोल्स आए थे, उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.50 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स वाटर के आ गए हैं। तो बेटा ये आपका सिंपल एग्जांपल थी 11, इसमें बेटा कोई मुश्किल बात नहीं है, इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका इंट्रोडक्शन हम इसके साथ ही तैयार कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझने के लिए बेटा हमारे पास एक एग्जांपल दोबारा वही कि 2 स्लाइस रेक्ट्स विद 1 कबाब टू फॉर्म 1 सैंडविच। ये बेटा हमने एग्जांपल पहले भी यूज़ की थी जब स्टोइकियोमेट्री स्टार्ट किया था। तो ये एक बैलेंस क्वेश्चन है, इससे बात समझने में आसानी हो सकती है आपको, कैलकुलेशन भी आसान है, इसलिए हम इसको कर सकते हैं। कहता फर्ज करें हमारे पास 4 स्लाइस हैं और 100 कबाब हैं और पूछा जाता है कि सैंडविच कितने बनेंगे।
आपको मैं प्रैक्टिकली अगर कहूँ कि 4 स्लाइस हैं आपके पास बेटा और 100 कबाब हैं, तो सैंडविच बनाना शुरू करें। बेटा आप 2 स्लाइस पकड़ेंगे, एक कबाब पकड़ेंगे तो एक सैंडविच तैयार कर लेंगे। फिर आप 2 स्लाइस पकड़ेंगे, एक कबाब पकड़ेंगे तो आप सैंडविच तैयार कर लिया। आपने कितने तैयार कर लिए? 2 सैंडविच आपके तैयार हुए हैं। स्लाइस 4 थे, 4 के 4 खत्म हो गए। पीछे क्या स्लाइस बचे? कोई भी नहीं बचा, 0 स्लाइस। जबकि कबाब 100 थे, उसमें से 2 इस्तेमाल हुए हैं, अभी 98 बाकी हैं। देखे जरा, 4 कंज्यूम्स कंप्लीटली और इसमें 100 में से कितने इस्तेमाल हुए? 2। कितने बच गए? 98। और 2 सैंडविच एक्चुअली बन चुके हैं। अब आपसे मैं कहूँ बेटा और सैंडविच क्यों नहीं आप बना रहे? आप कहेंगे सर स्लाइस खत्म हो गए हैं। स्लाइस जो थे लिमिटेड थे, उसकी क्वांटिटी कम थी, इसलिए रिएक्शन स्टॉप हो गया है। यानी कि रिएक्शन को किसने स्टॉप किया? कबाब तो अभी पड़े हुए हैं 98। कबाब ने तो नहीं कहा कि मैंने सैंडविच और नहीं बनाने, लेकिन स्लाइस जो है वो खत्म हो गए। तो बेटा वो रिएक्टेंट का हिस्सा, स्लाइस भी रिएक्टेंट है, कबाब भी रिएक्टेंट है, लेकिन स्लाइस वो हिस्सा है जो पहले कंज्यूम हो गया है, पहले कंज्यूम हो गया है, पहले खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि उसकी अमाउंट लिमिटेड थी। बेटा ऐसा रिएक्टेंट जिसकी अमाउंट पहले खत्म हो जाए, दूसरा रिएक्टेंट अभी पड़ा हो, ऐसे रिएक्टेंट को बेटा क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्योंकि ये कंज्यूम हो गया अर्लियर, पहले कंज्यूम हो गया दूसरे की निस्बत। इसका केस 2 डिस्कस करते हैं। इसमें बेटा हमने उलट कर दिया है, 100 स्लाइस ले लिया, 2 कबाब ले लिए हैं। अब 2 कबाब में से एक कबाब लेंगे, आप 2 स्लाइस लेंगे तो एक सैंडविच बन जाएगा। फिर दूसरा कबाब लेंगे, 2 स्लाइस और लेंगे, एक सैंडविच और बन जाएगा, 2 सैंडविच बन जाएंगे। अब आप कहेंगे और स्लाइस आप सैंडविच क्यों नहीं बना रहे? आप कहेंगे सर स्लाइस तो अभी 96 पड़े हुए हैं क्योंकि 4 इस्तेमाल हुए हैं, 4 कंज्यूम हुए हैं, लेकिन अभी कबाब जो हैं खत्म हो गए हैं। तो इस केस में सैंडविच बनने का अमल आपने रोक दिया था बेटा, किस वजह से? क्योंकि कबाब खत्म हो गए हैं। तो इस केस में ये लेफ्ट है 96, अभी स्लाइस पड़े हुए हैं, तो स्लाइस ने नहीं रिएक्शन को स्टॉप किया बेटा, कबाब ने रिएक्शन को स्टॉप कर दिया है। इस केस में कबाब को क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो बेटा ऐसा रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो जाए, विच कंज्यूम्स अर्लियर ड्यू टू इट्स लेस अमाउंट, ड्यू टू इट्स लिमिटेड अमाउंट एज कंपेयर टू द सेकंड रिएक्टेंट, तो बेटा इसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो वो अमाउंट जो है, प्रोडक्ट जो बनेगी उसको जो है लिमिट लगा दी या उसको रोक दिया, इस अमाउंट को क्या बोलेंगे? एक्चुअल प्रोडक्ट। इसको फिर एक और एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल नंबर जो हमने आगे केमिस्ट्री के वाले से, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ वाटर। बेटा ये क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसको आप देखते हैं, इसको भी उसी पैटर्न में हम डिस्कस करते हैं। बेटा अगर ये 2 मोल्स हैं तो 1 मोल से रिएक्ट करते हैं। अगर मैं कहता हूँ इसके 4 मोल्स हैं और इसके 50 मोल्स हैं, तो बताएं वाटर कितना बनेगा? तो आप इसमें देखते हैं, इसकी कैलकुलेशन प्रॉपर तो हम बाद में न्यूमेरिकल में करेंगे, लेकिन ये बाहर हम कैसे इसको आसानी से लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट समझाने के लिए मैं बात बता रहा हूँ, ज़बानी कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो बेटा देखिए 2 मोल्स इसके हों तो 2 मोल्स वाटर प्रोड्यूस होते हैं, तो इसका 1 मोल कंज्यूम होता है, यानी कि 2 मोल हाइड्रोजन इसका 1 मोल कंज्यूम करेगी तो 2 वाटर बन जाएंगे। इसके 2 मजीद हाइड्रोजन इस्तेमाल होंगे, इसका 1 और मोल ऑक्सीजन कंज्यूम होगी तो 2 और वाटर बन जाएंगे। तो वाटर कितने बन जाएंगे बेटा? 4 मोल्स। लेकिन ये 2 पहले इस्तेमाल हुए थे एक के साथ, फिर 2 इस्तेमाल हुए एक के साथ, तो पीछे क्या बच गया? 0। यानी कि वही बात, कंज्यूम्स कंप्लीटली, कंज्यूम अर्लियर। 50 में से इसके भी एक पहले इस्तेमाल हुआ था, दूसरा बाद में, तो कितने बचे? 48। तो ये एक्सेस है, ये ज़्यादा है, अभी 48 बच गए हैं। तो बेटा ये बच गए हैं, तो अब मजीद वाटर बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये खत्म हो गए हैं। एक चीज़ खत्म हो गई है तो रिएक्शन मजीद होकर फॉरवर्ड नहीं जाएगा। तो इसलिए बेटा यहाँ हाइड्रोजन जो कि पहले खत्म हो गया है, इसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि ये कम मिकदार में था, पहले खत्म हो गया है, दूसरा बच गया है। दूसरा केस इसका देखो, उलट कर लें, इसके 50 मोल्स ले लें, इसके 4 ले लें, तो बेटा वही बात, इसका 1 मोल इसके 2 इस्तेमाल करता है, यानी कि इसका जितना होगा ये डबल इस्तेमाल होगा। अगर ये 4 है तो ये कितना इस्तेमाल हो जाएगा बेटा? 8 इस्तेमाल होगा। तो ये 4 खत्म हो गए, पीछे क्या रह जाएगा? 0। और ये 50 में से 8 इस्तेमाल हो जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 42। अब ये बच गया है और ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है। तो इस केस में बेटा ऑक्सीजन क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट, और वाटर कितना प्रोड्यूस होगा? 8। तो बेटा ये आपने 2 एग्जांपल से एक बात समझ ली कि लिमिटिंग रिएक्टेंट बेटा वो होता है जो पहले खत्म हो जाए ड्यू टू इट्स लेस क्वांटिटी, ड्यू टू इट्स लिमिटेड अमाउंट, और इससे जो प्रोडक्ट आएगी वो फाइनल प्रोडक्ट होगी। दूसरा रिएक्टेंट जो होगा वो बच जाएगा, वो एक्सेस अमाउंट में पड़ा रहेगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट दैट पार्ट ऑफ रिएक्टेंट which consumes earlier due to its less quantity, less amount, limited amount,
और इस यही जो एक्चुअल अमाउंट प्रोडक्ट की प्रोड्यूस करता है। उसकी मजीद कैलकुलेशन के लिए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कैसे करते हैं बेटा, जो भी रिएक्टेंट्स की अमाउंट गिवन हो उसको बेटा हम पहले मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस मोल्स की अमाउंट से, जैसे ये हमने किया था 14 ग्राम को किस में कन्वर्ट करते हैं बेटे बेटा मोल्स में, फिर इस मोल से हमने पोटेशियम सल्फेट फाइंड किया, तो उस केस में जो लिमिटिंग रिएक्टेंट के केस में ये अमाउंट एक्सेस वाली आपको बताई नहीं जाएगी, आपको अमाउंट दी जाएगी, फिर आप उसके भी मोल्स निकालेंगे, इसके भी मोल्स निकालेंगे, फिर दोनों रिएक्टेंट्स की मदद से आप अलग अलग प्रोडक्ट्स के मोल्स निकालेंगे। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल, तो ये बेटा सिंपल सा टॉपिक था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट से जो अमाउंट आती है। और एक और बात इंपॉर्टेंट कि लिमिटिंग रिएक्टेंट अप्लाई कब होगा बेटा, अगर फर्ज करें ये 4 स्लाइस थे तो इधर कबाब 2 ही हो, फर्ज कर लें, तो फिर तो स्लाइस भी खत्म हो गए, कबाब भी खत्म हो गया, ना स्लाइस बचा ना कबाब बचा, तो फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे भी आ जाए कि अगर 4 मोल हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के सिर्फ 2 मोल्स होते तो पीछे कोई अमाउंट बचती ही ना, क्योंकि दोनों ही पूरे पूरे थे। यानी कि जब रिएक्टेंट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन की प्रोपोर्शन के एन मुताबिक ज़्यादा भी हो कम भी हो बराबर हो, तो उनकी अमाउंट फिर कोई पीछे नहीं बचती। ये बेटा कब होता है, जब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन की प्रोपोर्शन के मुताबिक रिएक्टेंट्स की अमाउंट ना लें या ना हो, तो फिर होता है कि एक ज़्यादा हो सकती है, एक कम हो सकती है, जो है उसमें फिर फ़र्क आ सकता है, और उसमें फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट आता है कि कौन सी चीज़ कम है कौन सी चीज़ ज़्यादा है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था, मैंने डेली लाइफ की एक एग्जांपल दे के आपको बात समझा दी है। इससे नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक होगा, इसका न्यूमेरिकल होगा, वो न्यूमेरिकल हम तफसील से डिस्कस करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड कैसे करते हैं। ये जो मैंने एग्जांपल दी हैं ये लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करने की, ये मैंने वो वैल्यूज़ ली हैं जो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ज़बानी जहन में कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि आपको बात समझ आ जाए। जब केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल करेंगे, अमोनिया सिंथेसिस वाला जो एग्जांपल जो हमारे पास एग्जांपल नंबर 13 है, तो वो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इसको आप अंडरस्टैंड करें, समझें, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करें। तो एक ही फार्मूला, यूनिटी फार्मूला बार बार मैं बता रहा हूँ आपको अप्लाई होता है। जो मैंने शुगर वाली एग्जांपल में दिया था कि 5 किलोग्राम शुगर 50 रुपये की आती है, तो 1 किलोग्राम कितने की आएगी, तो 5 को उधर 5 जो है वो डिवाइड कर देंगे उधर, तो फिर जितने में आप किलोग्राम में आपने शुगर फाइंड करनी है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा डेली लाइफ का तरीका है, जो दुकानदार, परचून की दुकान वाला, फ्रूट की दुकान वाला भी अपनी डेली लाइफ में यूज़ करता है, क्योंकि उसको जो चीज़ खरीदता है वो ज़्यादा वेट में होती है, उसको वो 1 किलो में कन्वर्ट करके फिर उसको जो है वो जितने किलो में ग्राहक डिमांड करता है उसको उसमें से मल्टीप्लाई करके रेट को वो कैलकुलेशन करता है बगैर किसी कैलकुलेटर के। और हम जो कि केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम केमिस्ट्री लैंग्वेज में जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम उसी मेथड से सॉल्व करने की हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। और एक ही फार्मूला ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है, एक मोल्स वाला, एक एवोगाड्रोस नंबर वाला और एक यूनिटी फार्मूला। अभी तक 3-4 न्यूमेरिकल आपने किए हैं, जब तक से मैंने शुरू किया है उसमें यही फार्मूला तकरीबन इस्तेमाल हो रहा है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।